हेलो स्टूडेंट, वन कॉमर्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट नंबर 9 यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स, जो कि अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 अक्टूबर 2020 को, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है या एक अनुबंध कब बनता है। एक अनुबंध बनता है, आंसर रहेगा यहाँ पर बी, राइट इन रैम्प या जस्ट इन रैम्प। इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ प्रोटेक्ट ए पर्सन प्रॉपर्टी फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, यानी कि एक व्यक्ति एक अनुबंध के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी कि बचा सकता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर। सेकंड है हमारा, एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज, यानी कि क्या है, एक अनुबंध अमान्य कब होता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा इनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। इसका मतलब है, एग्रीव्ड पार्टी का मतलब है कि जब यानी कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द किए जा सकने लायक हो और जो दो पार्टी है वो असंतुष्ट हो, यानी कि पीड़ित पार्टी हो, तब वो जो है अमान्य कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नंबर थर्ड है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी। अगर कोई एग्रीमेंट है और वो अमान्य है, यानी कि रद्द किए जा सकने लायक है, तो वो क्या है? वो वॉइड है। वॉइड का मतलब क्या है कि वो प्रस्ताव होने लायक ही नहीं है, यानी कि अनुबंध होने लायक ही नहीं है, यानी कि रद्द करने लायक है वो, तो वॉइड है वो। नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन एन ऑफर। ऑफर कब कहलाएगा? कोई भी रिजल्ट, एन एडवर्टाइजमेंट ऑफरिंग रिवार्ड टू एनीवन हुज फाइंड लॉस्ट डॉग फॉर द एडवर्टाइज। अगर ऑफर कब कहलाएगा? ऑफर तब कहलाएगा अगर किसी व्यक्ति ने कोई एडवर्टाइजमेंट कराई है कि अगर उसका एक जो कुत्ता खो गया है, यानी कि डॉग उसका जो खो गया है, उसे कोई ढूंढ के लाएगा तो उसे वो अवार्ड देगा। ठीक है, गिफ्ट तौर पर रिवार्ड देगा, तो वो ऑफर कहलाएगा। नंबर 5 है, ए स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, यानी कि स्पेसिफिक का मतलब है हमारा एक विशिष्ट प्रस्ताव किसके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, तो उसके द्वारा स्वीकार किया जा सकता है जिस पर्सन ने वो तैयार किया है। तो एक आंसर रहेगा द पर्सन टू वूम इट इज़ मेड, यानी कि जिसने वो बनाया है। नंबर 6 है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वाज एन एक्ट, यानी कब अधिनियमित हुआ? तो 25 अप्रैल 1972 को अधिनियमित हुआ। द कॉन्ट्रैक्ट वाज 1872 वाज इन फोर्स, यानी कि वो लागू कब हुआ था? वो 1 सितंबर 1872 को वो लागू हुआ था। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिस्ट डैश सेक्शन, कितने सेक्शन है? तो 238 सेक्शन है, 238 सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। नंबर 9 है, डेफिनेशन आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी कि डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर बताई गई है? तो वो बताई गई है सेक्शन 2 के अंदर। नंबर 10 है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence he is said to be make, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य के साथ किसी भी कार्य को करने या छोड़ने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है और इस तरह के कृत्य जो भी है के लिए उस व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए तो क्या बनाया जाता है? उसे बोलते हैं प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव बनाया जाता है। तो आंसर रहेगा प्रपोजल। नंबर 11 है, when the person to whom the proposal is made signifies
हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड देन इज कॉल्ड। यानी कि जब किसी व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है तो वह अपनी सहमति व्यक्त करता है कि प्रस्ताव को कहा जाता है कि स्वीकार करे, तो वो होगा प्रोमिस यानी कि वादा। नंबर तो एक पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड। नंबर 12 है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, तो वो प्रोमाइजर कहलाएगा, वादा करने वाला अगर उसने प्रपोजल बनाया है। 13 द पर्सन टू वूम प्रपोजल इज मेड इज कॉल्ड, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया गया है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रोमाइजी यानी कि विश्वास दिलाने वाला या वादा करने वाला कहा जाता है। नंबर 14 है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, यानी कि हर वादे पर एक दूसरे व्यक्ति के लिए विचार बनाने का जो अनुबंध होता है वो क्या कहलाता है, एन एग्रीमेंट, एक अनुबंध कहलाएगा। नंबर 15 है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ पर वो बेस्ड है। नंबर 16 है द सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड क्या है, श्योरिटी लायबिलिटी। श्योरिटी लायबिलिटी का मतलब क्या है, जमानत देने वाला, यानी कि जमानत की जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति। नंबर 17 एक गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज, तो क्या है, कंटिन्यू। तो इसका मतलब क्या है, एक गारंटी जो लेन देन की एक श्रृंखला तक फैली रहती है, तो वो होती है कंटिन्यूस। द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द contrary as a revocation of continuing guarantee so far as regard future transaction it is given in, तो वो है सेक्शन 131। इसका मतलब क्या है कि एक जमानती की वृत्ति हो गई जिसने जमानत ली थी, इसके विपरीत किसी भी अनुबंध की अनुपस्थिति में चलते हुए एक निरंतर जो गारंटी दी कंटिन्यूस के निष्कासन के रूप में जहाँ तक भविष्य के लेन देन का संबंध है, तो उसके लिए कौन सेक्शन लागू होता है, तो होगा 131। द सेल ऑफ गुड एक्ट्स वाज इनएक्ट, यानी कब बना था सेल ऑफ गुड एक्ट, तो बना था 15 मार्च 1930 को, यानी कि 15 मार्च 1930 को। नंबर 20 द सेल ऑफ गुड एक्ट वाज इन्फोर्स कब हुआ था, 1 जुलाई 1930 को। 21 है द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 कंटेन्स कहते हैं 66 सेक्शन है, उसके अंदर 66 सेक्शन। नंबर 22 है द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 इज बेस्ड ऑन द, किस पर है, वो भी इंग्लिश सेल ऑफ गुड एक्ट पर बेस्ड है। नंबर 23 है सेक्शन 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट से अबाउट डेफिनेशंस है। और 24 है एज पर सेक्शन 21 इज पर्सन हु बाय एग्री टू बाय गुड्स इज कॉल्ड, यानी कि जो पर्सन जो है बाय करने के लिए किसी भी गुड्स को एग्री हो गया तो वो बायर कहलाएगा। और लास्ट एंड 25 द वॉलंटियर ट्रांसफर ऑफ पोसेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कब्जा या पोसेशन देने के लिए स्वैच्छिक हस्तांतरण करता है, ट्रांसफर करता है, तो उसे हम बोलते हैं डिलीवरी। देखिए ये 25 क्वेश्चन थे लीगल एक्सपेक्ट के। अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहेगी। थैंक यू।